Numerical on conversion of ammeter into ammeter and voltmeter। तो लास्ट जो न्यूमेरिकल लिखा था हमने, मैंने सॉल्व नहीं किया था, आंसर्स लिख दिए थे। हुआ सबसे या मुझे सॉल्व करना है? वालेकुम सलाम अम्मार। सबसे हो गया या मैं सॉल्व करूँ? चलो जी, ज्यादातर सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है। मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा, क्वेश्चन तो लिख दिया था। 150 डिवीजन। करंट सेंसिटिविटी दी है डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो 10 डिविजन्स पर एम्पियर इज करंट सेंसिटिविटी। तो आप लिख सकते हो करंट सेंसिटिविटी है 10 डिविजन्स कितना रीड कर रहे हैं? 1 मिली एम्पियर। तो 150 डिविजन्स कितना रीड करेंगे? IG जो होता है, IG इज रीडिंग ऑफ 150 डिवीजन। तो 150 डिविजन्स कितना रीड करेंगे? देखिए IG को आप लिख सकते हो भाई 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर रीड कर रहे हैं। तो 1 डिवीजन कितना रीड करेगा? सिंपली यूनिटरी मेथड है। रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन, 1 डिवीजन का कितना होगा? 1/10 मिली एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ 150 डिवीजन, 150 डिवीजन की रीडिंग होगी 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 150 विच इज 15 मिलियन। तो 150 डिवीजन की इज 15 मिलियन। ऐसी ही सेंसिटिविटी आपको गिवन है 2 डिविजन्स पर मिली। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिवीजन पर मिली। सकते हैं रीडिंग ऑफ, और इसी को IS कहते हैं, IG कहते हैं। IG आ गया आपका 15 मिलियन। 1 डिवीजन, एक सिंगल डिवीजन की जो रीडिंग होगी दैट इज 1/2 मिली। टोटल है 150 डिवीजन। तो 150 डिवीजन की जो रीडिंग होगी दैट्स 150 इंटू हाफ विच इज 75 मिली। इसी को आप VG कहते हैं। VG हो गया 75 मिली। मुझे बताइए यहां तक समझ में आया? जस्ट यूनिटरी मेथड यूज करना था यहां तक, तो और तो कोई काम नहीं। चलिए सो अब आपको क्या गिवन है? गैल्वेनोमीटर डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन। मींस जो रेंज दी हुई है, रेंज दी है 6 एम्पियर पर डिवीजन। तो बताओगे टोटल रेंज कितनी होगी फॉर 150 डिवीजन? भाई 150 डिवीजन के लिए रेंज हो जाएगी 6 इंटू 150। ये रेंज आ जाएगी, कितनी आ गई है? 900 आ। देखो कितना आसान काम है। तुम्हें एमीटर बनाना है। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा दो। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती थी IG इंटू जी डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अभी प्रॉब्लम है G के साथ, G नहीं दिया। सो देखो यहां मैं G कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। G आप लिख सकते हैं इट्स VG डिवाइडेड बाय IG। यहां तो नहीं सही रहेगा।
जी कैलकुलेट कर लेते हैं, जी नहीं दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो आप यहां से गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इट्स Vg बाय आई। Vg मैंने वोल्ट मीटर में लिखा भी था, Ig इंटू जी होता है। तो यहाँ Vg है 75, Ig है 15, ये आ गया 5 ओम। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, अब शंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई है। शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा Ig is 15 into 10 raised to the power minus 3 multiplied by G, which is 5, by I minus Ig. I is 900 minus Ig, which is 15 into 10 raised to the power minus. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 8.3 into 10 raised to the power minus 5. So that is shunt resistance. Second part, वोल्ट मीटर की रेंज चाहिए, R लिख सकते हैं, R is V by Ig minus G. तो देखिए वोल्ट मीटर के लिए आपको रेंज कितना दिया हुआ है, रेंज गिवन है 1 वोल्ट पर डिवीजन। तो टोटल रेंज हो जाएगी 1 इंटू 150, विच इज 150। समझ में आ रहा है ना, आपको जो 1 वोल्ट दिया है रेंज एक डिवीजन, तो 150 डिवीजन के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, रख दीजिए सारी वैल्यू। V 150, Ig is 15 into 10 raised to the power minus 3 minus G, G is 5, ये आ जाएगा 999। तो ये सिंपल कन्वर्जन के ऊपर है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। इतना लिख लीजिए, ये हो जाए, बताइए फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं मेजरमेंट। इतना लिख लो तो बताओ, इसे रब करते हैं। चलिए इसे रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्किट दिया हुआ, ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये सर्किट दिया है आपको, दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 200 ओम, ये भी 200 ओम है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 40 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड पार्ट है, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर of resistance 2 kilo across AB। तो ए और बी के अक्रॉस आपने एक 2 किलो ओम का रेजिस्टर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया और रीडिंग चाहिए। सॉल्व पार्ट 2 इफ वर ऑफ 20 किलो। सो
ये लास्ट क्लास में मंडे जब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वोल्ट मीटर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एरर उतना ही कम आएगा, तो ये बेसिकली उसी का क्वेश्चन। तो देखिए जब आप सॉल्व करेंगे, भाई मुझे बता सकते हो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? भाई क्लास में तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, 4-5 ही क्यों जवाब देते हैं? ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज 20 आना शुरू हो जाएगा। 40 है ना, तो वोल्ट दोनों रेजिस्टर्स इक्वल है तो दोनों में डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ भी 20 वोल्ट आएगा और यहाँ भी 20 वोल्ट आएगा। तो आपको ये पता चल गया फर्स्ट पार्ट का कि ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज 20। वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज 20। सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2 किलो ओम अक्रॉस ए। आपने क्या किया, ए और बी के अक्रॉस आपने एक वोल्टमीटर लगा दिया। इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है 2 किलो और आपको इस वोल्टमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी। तो वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब है, देखो समझो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर होता क्या है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी। अब आप फिर से ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी ए बी के अक्रॉस ऑफ वोल्टेज आएगा दैट्स रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। देखो बहुत नेचुरल सी बात है कि आपने 2 की रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज अब चेंज हो जाना चाहिए। तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए पहला काम होगा आपको इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। पहले ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए ये 200 ओम और ये 2 किलो ओम। 2 किलो ओम इज बेसिकली 2000। ये पैरेलल। ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R AB इज 1/200 प्लस 1/2000। देखिए अगर इसमें बैच में कोई ऐसा है जिसने मेरे साथ बैच ज्वाइन ही बाद में करी है करंट के बाद, तब भी ये तो मैं कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा हूँ ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। तो 2000 एलसीएम आ जाएगा, 200 से इसे कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 11/2000। सो आर ए बी आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 11। ये आर ए बी। अब एक बार अगर आर ए बी मिल गया तो आर ए बी के साथ ये सीरीज में, तो आप लिख सकते हैं कि आर इक्वलेंट जो होगा दैट इज 2000/11 प्लस 200। तो ये भी कितना आ जाएगा 2200, तो ये आ जाएगा 4200/11। ये आर इक्वलेंट आ गया। अगर आर इक्वलेंट आ गया तो आसानी से करंट कैलकुलेट कर लो। भाई करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ इज 40, इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज 4200/11। यहाँ चला गया, ये इससे कैंसिल हो गया और इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं 4 1 जो 4 4 5 ये चला गया 1 0 4 5। तो करंट आ गया आपके पास 11/105 है। अब तो भाई वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए, एबी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट आए इस पूरे का रेजिस्टेंस ले लो, आई इंटू पूरे का रेजिस्टेंस इज आर ए बी। तो वी ए बी आ गया, टोटल करंट आई इज 11/105 multiplied by RAB. RAB is 2000/11। ये कैंसिल हो गया, तो VAB कुछ आ जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 1 400। तो इट्स अराउंड 400/21। तो अगर 400/20 होता तो 400/20 होता 20,
एरर मैं देखना चाह रहा हूँ 400/21 एग्जैक्ट कैलकुलेट 19.04। भाई राशिद की बात मान लेते हैं 19.04 वोल्टेज आ गया। सो देखो एरर मिल रहा है। एरर कितना हुआ? एरर हुआ फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल कितना था 20। देखिए 0.96 वोल्ट का एरर आया। अगर ये 2 किलो ओम था, अगर आप इसी को रिपीट करेंगे, देखो सेम कैलकुलेशन रिपीट करनी है, बस जैसे मैंने 2 किलो ओम लिया है उसे आप 20 किलो ओम ले लीजिएगा। अगर आप उसी को 20 किलो ओम ले लेंगे, मैं आंसर लिख रहा हूँ, थर्ड पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ, अगर आप 20 किलो ओम ले, एरर होगा, कैलकुलेशन सेम है, दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप 20 किलो ओम ले ले, आपका डिक्रीज कर कर 0.1 रह जाए। अगर 20 किलो ओम लोगे तो एरर 0.1 रह जाएगा, 19.9 आएगा। 2 किलो ओम अगर आपने 20 किलो ओम ले लिया तो रीडिंग 19.9 आई वोल्ट, एरर 0.1 का रह जाएगा। सो इसीलिए मैं पूछ रहा था, बता रहा था आपको बात, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो वोल्ट मीटर का उतना अच्छा है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एरर उतना कम है। ये लिख लीजिए। एक ऐसी क्वेश्चन एमीटर पे करते हैं कि एमीटर की रीडिंग कैसे कैलकुलेट करें। चलिए सब लिख चुके हैं, इसे रब करते हैं और करते हैं एमीटर के ऊपर। भाई मैं रब कर रहा हूँ, नगमा, जोहेब, योगेश, आयशा, लिख लिया सबने? सो नेक्स्ट कुछ इसी तरह का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो एमीटर के लिए होगा कि आपको ये सिंपल सर्किट दिया है, इसे आप एक एमीटर से मेजर करें। रेजिस्टेंस इज 3 ओम, ये 3 वोल्ट है। In given circuit, current is to be measured what is the value of current if the emitter shown is a what? Galvanometer of 60 ohm, B part is a galvanometer described in a
in A but converted into an emitter by shunt resistance of 0.02 ohm C bar is an ideal emitter with zero resistance. Ideal emitter with zero resistance. So देखिए सीधी सी प्रॉब्लम है, करंट मेजरमेंट की जो भी डिवाइस होती है उस डिवाइस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये एमीटर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कह रहा है ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे, देखिए एमीटर की रीडिंग का मतलब है सर्किट में करंट निकाल, जो भी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वही ये मेजर करेगा। ए पार्ट में जो गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा, कितना मेजर करेगा, ईएमएफ 3 है, करंट कितना है 3 + 60 फर्स्ट पार्ट में, तो ये आ गया 3/63, इट्स 1/21 एम्पियर। तो जो गैल्वेनोमीटर है ये मेजर करेगा 1/21 एम्पियर। बी पार्ट में इसे एमीटर बना दिया जिसका शंट रेजिस्टेंस है 0.0। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मैंने लिखा था कि G × S बाय G+S होता है। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये जो आपका एमीटर है दिस इज 3 ओम। ये जो एमीटर है इस एमीटर का रेजिस्टेंस इज दिस GS/G+। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज G is 60, S is 0.02 by 60 plus 0.0। So the emitter का रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 into 0.02 divided by 60.0। ये एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। अगर इसे हम कैलकुलेट कर लें तो 0.02 से कम होगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता वजह, कुछ तो कम आएगा। ऑलमोस्ट 0.02 होगा। अगर तुमने कैलकुलेट करा है तो मैं लिख रहा हूँ 0.0199। अब जो करंट हो जाएगा, करंट होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है 3, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 + 0.01, तो ये आ गया 3/3.0199। सी पार्ट में आइडियल एमीटर जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट आएगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, 3/3 आ जाएगा, जस्ट वन। तो अगर वो कहीं आपसे करंट मेजरमेंट के लिए कह रहा है दैट मींस चीजें सीरीज में लगी हुई। चलिए लिखिए इतना। भाई आप में से कई लोग हैं जो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, जिसमें से एक दीपक है। दीपक एक क्लास में आता है, उसके बाद पता नहीं मुझे नेक्स्ट क्लास में कब आएगा। दीपक ऐसे तो अपने कैरियर के साथ खेल रहे हैं, ऐसे तो कोई भला होने वाला ही नहीं। मतलब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए जो ख्वाब बना रखे होंगे उनसे कहो बिल्कुल ना देखो। जो आदमी कंसिस्टेंट नहीं है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ। भूल जाओ उसके इंटेलिजेंस का। जो आदमी 5 दिन लगातार एक टाइम पर नहीं आ सकता,
दीपक लाइफ एक्सक्यूजेस नहीं सुनती यार, लाइफ एक्सक्यूजेस नहीं सुनती। अरबाब ये सी पार्ट में ना, दिस इज ट्रू कर, ट्रू कर। देखो दीपक, इस बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं, अब बैच तो मैंने शायद ही अप्रैल से शुरू करी थी, लेकिन मैं मार्च से उन्हें रिवीजन करा रहा था, या शायद अप्रैल एंड में शुरू करी। उन बच्चों की तब से लेकर आज तक एक क्लास मिस नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है वो बीमार नहीं पड़े होंगे, या घर में उनके साथ कोई इश्यूज नहीं आए होंगे? सिर्फ बात प्रायोरिटी की है। ऐसे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। आईक्यू लेवल बहुत अलग चीज है, इंटेलिजेंस बहुत अलग चीज है। पहली चीज कंसिस्टेंसी होती है। 13 अप्रैल से स्टार्ट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप समझ लें आप लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक वक्त और बड़ा मुश्किल काम होता है, सोचने में लगता है कि 1.5 घंटा, लेकिन पूरे साल एक टाइम पर रोज 1.5 घंटे के लिए आना, फिर सिर्फ आकर बैठना नहीं, उसमें अपना दिमाग लगाना। जैसे कुछ बैठे होंगे इस वक्त क्लास में जिनका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा, है ना? कई होंगे जिनका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा। वो तो आगे भी नुकसान करते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो पूरी तरह से अटेंटिव लेते हैं। जैसे एक बच्चा वजाहत है, मैं अगर पॉइंट की भी मिस्टेक करूंगा ना यार, वो पॉइंट की मिस्टेक की वजाहत वहां से पकड़ के बता देगा। तो बता रहा होता है कि उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना तगड़ा। चलिए खैर, रब कर दूं इसे। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन्स पर तो एक क्वेश्चन और ढूंढने दो मुझे, शायद मुझे एक कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। एक क्वेश्चन और कन्वर्जन पर देखते हैं, नहीं तो फिर एक आखिरी टॉपिक है, टू पैरेलल कंडक्टर्स के बीच की फोर्स, उसे करके खत्म करें। हाँ जी, इसे करो। हाँ अब्दुल्ला, पहला क्वेश्चन, बजाज पहला या दूसरा क्वेश्चन तो उसी पे कराया था। दूसरा क्वेश्चन शायद जो था गैल्वेनोमीटर, वो तो उसी पे था। इसे देखो, गैल्वेनोमीटर कैन बी डायरेक्टली, देख के बताओ वजह, जो तुम कह रहे हो जिस टाइप के क्वेश्चंस, वो हुआ है नहीं हुआ? गैल्वेनोमीटर का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखो, शायद उसी तरह का है। नहीं हुआ तो फिर मैं करा देता हूँ। नहीं हुआ, ओके, देखते हैं भी, देखते हैं। अरे वही गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। चलो करा देता हूँ अभी। चलिए भाई, इसे सॉल्व करिए। ये सीबीएसई की सैंपल पेपर में आया था कुछ साल पहले।
देखिए, दो न्यूमेरिकल्स तो मैंने ही सॉल्व करे, इसे आप करके दिखाइए। सनाउल, ये फॉर्मूला भी आएगा, इस न्यूमेरिकल के बाद आना शुरू हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल जैसे ही सॉल्व होगा आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। चलिए भाई, सॉल्व कीजिए। नहीं सना, मैग्नेटिक्स है, खत्म हो रहा है मैग्नेटिक्स। मुझे जी गिवन नहीं है, सिर्फ R1 R2 दिए, तो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। जी गिवन नहीं। और किसी का आंसर? ओके, इसका का कुछ आंसर आया, चेक करते हैं अभी। भाई मैं 1 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। और कोई आंसर? जाहिद का आया। ओके, फैज का आ रहा है आंसर। ओके, जोया का भी आया। चलो भाई, अब साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, वी यहीं से सॉल्व करना शुरू कर। आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है जिसकी रेंज वी है, जिसके साथ एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट करना है सीरीज में। भाई नाहिद का भी कुछ आंसर आया। सो वी वोल्ट का बनाने के लिए R1 को आप लिख सकते हो, R1 का यही तो फॉर्मूला था, V/IG माइनस जी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ये यहां से एक काम करते हैं, यहां से V/IG निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। V/IG आ गया, ये कुछ नहीं, R1 प्लस जी, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन।
फिर वो कह रहा है एक V/2 रेंज का बनाओ जिसमें रेजिस्टेंस R2 लगाना है। इसे आप ऐसे लिख दीजिए, R2 हो जाएगा V/2, रेंज V की जगह V/2 ली हुई है, V/2 IG माइनस G, इसे 2 कह दीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व कर कर किसी तरह से G की वैल्यू ले लो। इन दोनों को सॉल्व कर कर किसी तरह से G कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसे 1 कह देते हैं। आपको ना V दिया है ना G दिया है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से V और G आ जाए। सो देखिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, यहां से देखिए V/2IG हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैंने V/2IG कैलकुलेट कर लिया तो ये आ जाएगा R2 प्लस जी, दैट इज इक्वेशन। डिवाइड कर देते हैं भाई 2 और 3 को। तो अगर आप 2 और 3 को डिवाइड कर दोगे तो इट्स V/IG divided by V/2IG is equal to R1 plus G divided by R2 plus G। कैंसिलेशन देखिए, IG से IG कैंसिल होगा, V से V कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 2 इज R1 plus G by R2 plus G। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आ जाएगा 2R2 प्लस 2G इज R1 प्लस G। तो यहाँ से G मिल जाएगा, इन सबको लेफ्ट में ले जाइए। 2G माइनस G इज R1 माइनस 2R। तो G आ गया R1 माइनस 2R2, दैट इज इक्वेशन ऑफ G आ गया। अब करना क्या है, इसे एक एमीटर बनाना है, जिस वोल्ट मीटर बनाना है जिसकी रेंज 2V हो, रेजिस्टेंस R लगाना है। R क्या हो जाएगा, इट्स 2V बाय IG माइनस G, दैट्स इक्वेशन नंबर 5। अब परेशानी ये है कि ना V पता है ना G पता है, तो V/IG तो उठा के रख दो 2 से। ये जो V/IG निकाल के रखा हुआ है इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और G यहाँ निकालिए। सो 2 और 4 को फिफ्थ में रख दो, तो R का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 V/IG इज R1 प्लस G minus G which is R1 minus 2R। तो R आ गया 2R1 प्लस 2G माइनस R1 प्लस 2R। 2R1 से R1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R1 आ गया प्लस 2G आ गया प्लस 2R। अब इसमें अभी भी G बचा हुआ है, G फिर से उठा के रख दो 4 से 6 में, तो ये R आ गया R1 प्लस 2G twice of R1 minus 2R2 plus 2R। So it's R1 plus 2R minus 4R2 plus 2R। तो R1 plus 2R1 आ गया 3R1 minus 2R। तो ये आंसर का बिल्कुल ठीक आ रहा था, अज़का का ठीक आया और फैज का ठीक था, बाकी बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे। भाई यहाँ तक क्लियर है?
भाई कोई परेशानी इसमें? समझ में आया? दोबारा रिपीट करना है। रब करूं सब? को भी रब करता है। एक आखिरी क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर पे कर लो। तो देखिए, अ रेक्टेंगुलर कॉइल of area 5 into 10 raised to the power minus 4 meters square and 100 tons poles of magnet. Magnetic field is radial and its value is 90 Gauss. What is torsional constant of spring connected to coil if current of 2 milliampere produces an angular deflection of 18 degree? देखो, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। जो करंट आता है वो करंट यही होता था ना, करंट का एक्सप्रेशन आता था के थीटा बाय एन बी ए। गैल्वेनोमीटर में जब हमने गैल्वेनोमीटर सॉल्व किया था तो उसमें करंट का ये एक्सप्रेशन आया था के थीटा बाय एन बी ए। वो यहाँ आपसे के पूछ रहा है, तो के सिंपली हो जाएगा इट्स एन बी ए आई ओवर थीटा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। तो ऐसे आपसे चीजें कराता चला जाएगा। एन बी ए आई सारी वैल्यूज गिवन है। हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन और किया हमने कुछ दिन पहले। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 90 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। एरिया इज 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4। करंट आई जो होगा दैट आई विल बी ऑफ 2 मिली एम्पियर। 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। थीटा 18 डिग्री रख लो तो ये न्यूटन मीटर पर डिग्री आ जाएगा। इतना लिख लीजिए। इसे रब करते हैं, गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्टमीटर खत्म हुआ। जी फैस 90 गॉस, इसीलिए 10 रेज पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो।
मर्जी है सना आपकी, आप रेडियन लेंगी तो न्यूटन मीटर पर रेडियन आ जाएगा, डिग्री लेंगी न्यूटन मीटर पर डिग्री आ जाएगा। चॉइस है आपकी, आप किस में कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपको बुक्स में दोनों ही चीजों में मिलेगा, डिग्री में भी और रेडियन में। चलिए भाई इसको रब कर देते हैं। तो सना आप एग्जाम देने जा रही हैं, एग्जाम देंगी आप? ओके। अच्छा, रीजा का आंसर भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन दिया होगा, से दैट सेपरेशन इज डी, कुछ डी लिख देते हैं। दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दोनों से करंट पास हो रहा है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज डी। एक कंडक्टर से करंट I1 जा रहा है, दूसरे कंडक्टर से करंट I2। अब आपको इन दोनों कंडक्टर्स के बीच की फोर्स कैलकुलेट करनी, दोनों लॉन्ग कंडक्टर है, टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग। अब ये जो फर्स्ट कंडक्टर है, ये यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये लॉन्ग कंडक्टर है जिसका नाम कंडक्टर 1 है, और ये कंडक्टर 2 है। आपको सीधे सीधे फोर्स दिखनी शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। तो ये जो कंडक्टर 1 है, इस कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई लॉन्ग कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। डी डिस्टेंस पर फील्ड चाहिए, 2 पाई डी हो गया। अच्छा, डायरेक्शन बताया कोई मुझे, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल है ना, करंट के साथ रख दो ऊपर फिंगर और पॉइंट की तरफ कर दो। ऊपर रखो पॉइंट, करंट के साथ और पॉइंट की तरफ कर दो। थंब इनवर्ड्स जा। यस, तो इनवर्ड्स मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब हो गया माइनस ऑफ के का। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस ऑफ के का। फर्स्ट इक्वेशन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स हो जाएगी। मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड शो करूंगा पूरे कंडक्टर 2 के ऊपर। कंडक्टर 1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब कंडक्टर 2 है तो लॉन्ग कंडक्टर, देखते हैं खदीजा जीरो होगा या नहीं होगा। कंडक्टर 2 है तो लॉन्ग कंडक्टर, लेकिन मैं कंडक्टर 2 का एक पोर्शन ले लेता हूं, जिस पोर्शन की लेंथ एल, एल लेंथ का एक पोर्शन ले लिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं फोर्स कैलकुलेट कीजिए, फोर्स ऑन लेंथ एल ऑफ कंडक्टर 2 ड्यू टू। तो कंडक्टर 1 की वजह से कंडक्टर 2 की एल लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है। इसे आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू। तो ये आ जाएगा करंट आई लेंथ एल क्रॉस बी। खदीजा जरा एंगल बताओगी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एल और बी वन में एंगल कितना है? खदीजा,
ILB1 sin 90, यस एंगल 90 डिग्री है तो ILB1 sin 90। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब आप 2 में B1 की वैल्यू 1 से रख सकते हो। भाई 2 में तो B1 का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, तो आपको पूरा B1 एज अ वेक्टर नहीं रखना, आपको जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ B1। सो ये फोर्स 2 1 आ गई, इट्स IL B1 which is mu naught I1 over 2 pi d into sin 90। सो F21 आ गया mu naught, अच्छा ये I2 है ना, जिस कंडक्टर पे फोर्स ले रहे हो उसका करंट आएगा। सो म्यू नॉट I1 I2L ओवर 2 पाई। मुझे बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। F21 जो कंडक्टर 2 पर फोर्स एक्ट कर रही है किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, सब ट्राई करो। नीतीश, रावल, हार्दिक, दीपक, टाइप करना इतना भी मुश्किल काम नहीं होता। करंट की डायरेक्शन में रखा ऊपर और इनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब लेफ्ट में जा रहा है। तो जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, F2। अब देखिए, ये तो F21 आपने फोर्स कैलकुलेट कर दी, मुझे चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ माइनस आई कैप के लॉन्ग फोर्स है। मुझे चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 2 बाय 1। भाई बता दो जल्दी से, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करना होगा? सब बताओ आंसर। देखो, अस्का का आया आंसर, सोएदा का आया, वजाहत, जुहैर, राशिद, अलीजा, खदीजा, सबका। Force per unit length is, it's force 2 1 divided by length। so F21 आ गया, भाई यहाँ L से डिवाइड कर दीजिए, so it's mu naught I1 I2 by 2 pi d minus of I। so this is force per unit length। तो इसका फायदा ये है, अगर आपको यूनिट लेंथ पर फोर्स पता चल गई कंडक्टर 2 की, तो कहता है 5 मीटर पे निकालो, तो इसे स्मॉल F21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसकी यूनिट याद रखिएगा, ये न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर होगा। इट्स नॉट फोर्स, इट्स फोर्स पर यूनिट। अच्छा, इसी तरह से क्या 2B1 पर फोर्स लगाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 1 बाय 2 बिल्कुल लगाएगा। फैज कैसे निकालेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ है ना, न्यूटन थर्ड लॉ लगा देते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हो जाएगी। F12 होगा माइनस ऑफ F2, ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट। जरा देखकर बताना, ये जो डायरेक्शन था ये था F21 का डायरेक्शन। क्या लग रहा है आपको, कंडक्टर्स अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि रिपल कर रहे हैं? तो अगर कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जब भी आपके पास दो कंडक्टर्स हैं विच आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो वो अट्रैक्ट करें।
अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो गए तब ये रिपेल करना शुरू, करंट सेम डायरेक्शंस में है तो अट्रैक्ट करेंगे, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो ये कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इतना लिखिए, फिर एक आध छोटी छोटी चीजें और है इसमें, जब इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। चलिए सब लिख चुके हैं। नीट का पेपर देने सना, भाई मैं तो रिस्क नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता शेड्यूल का रिस्क के लिए। भाई तुम लोग क्या कहते हो, नीट का पेपर देने जाना चाहिए? इसमें एक बच्चा है, लास्ट ईयर की बच्ची है, पूछ रही है पेपर देने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तुम लोग क्या कहते हो? फायका कह रही है जाना ज्यादा जरूरी है। सुन लो सना, इतने सारी सलाह तुम्हें एक साथ नहीं मिल सकती थी। चलो जी, बस 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 बस, वो भाई सबने सलाह दे दी, वो समझ गए, उसे समझ में आ गया। चलो इधर देखो, देखो। सो अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेंगे। इस चीज को लिख लेते हैं, कंडक्टर्स carrying current in same direction will attract each other, will attract each other। देखो सलाह देने के लिए कितने जवाब आ गए, मैं चीखता रह जाता हूँ कि आंसर दो आंसर दो, उधर तब नहीं आता कुछ, काम की चीज लगी ना अपने। एंड कैरिंग करंट in opposite direction will repel, will repel। सो करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल। अच्छा, यहां से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, वो आपसे ये भी पूछ लेता है, 1 एम्पियर डिफाइन करवाता है,
एम्पियर डिफाइन कर रहा है। यहीं से ना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी आता है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करें? सो एक मिसकंसेप्शन है, करंट की डेफिनेशन ये होती है ना, आई इज चार्ज बाय टाइम। तो यहां से भी आप 1 एम्पियर डिफाइन कर सकते हैं, Q1 ले लो, टाइम 1 ले लो, 1 एम्पियर आ जाएगा। बट स्टैंडर्ड एसआई डेफिनेशन Q बाई टी से नहीं आती। स्टैंडर्ड एसआई डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ से आती है। तो ये फोर्स एक एक्सप्रेशन है ना, एफ इज म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो डेफिनेशन यहां से आती है कि अगर मैं दो कंडक्टर्स ले लूं जिनमें सेपरेशन 1 मीटर, 1 मीटर के सेपरेशन पर, दोनों कंडक्टर्स से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे विद अ फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ 4 × 10⁻⁻⁷ 1 × 1 बाय 2 पाई इंटू डी। ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गई, दैट्स 2 × 10⁻⁻⁷। तो अगर कंडक्टर्स है जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो अट्रैक्ट, और अगर वो करंट 1 एम्पियर का, कंडक्टर्स को 1 मीटर के सेपरेशन पर रख दिया, तो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷। यहीं से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बना दी। कहते हैं 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flowing through two parallel conductors placed at 1 meter attract or repel, cause attraction or repulsion of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे आती है। ये जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे तब बड़ा कॉमन क्वेश्चन था 1 एम्पियर डिफाइन कर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां से मिलेगी, Q बाई टी से नहीं मिलेगी। इसे लिख लीजिए, फिर एक आध न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, दो क्वेश्चंस करेंगे इस पर। एक तो पैरेलल कंडक्टर तो नहीं लिखा था,
देखिए दो कंडक्टर्स हैं, 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए, 2 एम्पेयर यहां से पास कर रहे हैं, 3 एम्पेयर यहां से पास कर रहे हैं। कंडक्टर 1, कैलकुलेट फोर्स ऑन 5 मीटर लेंथ of conductor 2 due to conductor. कंडक्टर 1 की, कंडक्टर 2 की 5 मीटर लेंथ के ऊपर आपको फोर्स चाहिए। देखिए F21 जो होगा, पहले आप यूनिट लेंथ पर फोर्स कैलकुलेट करो। पहले हम फोर्स ले लेते हैं, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे जब आप फोर्स लेंगे, नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, बस वैल्यूज रखते चले जाइए। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7, I1 is 2, I2 is 3 by 2 pi into D. D is 1. ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। So F21 आ गया 6 और 2 12 into 10 raised to the power -7 न्यूटन पर। तो ये फोर्स आ गई ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, दैट्स 12 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर। अब आपको चाहिए कितनी लेंथ पर? फोर्स ऑन 5 मीटर। तो इसको सिंपली F21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये F21 आ जाएगा 12 into 10 raised to -7 into 5. So F21 is simply 6 into 10 raised to the power minus। इतना लिख डालिए, फिर और देखिए। ना हुआ? चलिए इसको रख कर नेक्स्ट देखिए। अगर कंडक्टर पैरेलल ना होकर मैं परपेंडिकुलर रख दूं, वही कह रहा हूं, वजह में अगर ऐसे रखें, मान लीजिए ये सेपरेशन ए है, ये लेंथ एल, दिस इज लॉन्ग वायर। अब एक बात बताओ, आप दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, मुझे चाहिए फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू वन। सो वन जो यहां से करंट I1 पास हो रहा है, यहां से करंट I2 पास हो रहा है। वन यहाँ I2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, भाई ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वन जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने क्या किया, यहां पर एक एलिमेंट dx मान लिया, इस सेपरेशन को x कह दिया।
पहले हम dx के ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम पूरे पर इंटीग्रेट। पहले हम dx के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, फिर पूरे के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, कंडक्टर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं विच इज B1। मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I1 बाई 2πx। फोर्स लेते हैं, फोर्स ऑन dx, dx लेंथ पर जो फोर्स, वो इस कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है I2, लेंथ है dx, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड जाएगी, तो dx लेंथ पे जो फोर्स हो जाएगी दैट्स I2 dx B1 sin 90। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। भाई देखो तौहीद बिल्कुल सही कह रहा था, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ये जो df फोर्स हो जाएगी, दिस df फोर्स इज I2 dx B1। अब देखो ये कंडक्टर 2 कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है, इस पॉइंट के लिए xa होगा, इस एक्सट्रीम पॉइंट के लिए xa प्लस l होगा। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 2, कंडक्टर 2 पर जो फोर्स होगी दैट इज इंटीग्रल ऑफ I2 dx B1। B1 की वैल्यू रख देनी थी, B1 की वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट I1 बाई 2πx। तो ये आ गया म्यू नॉट I1 बाई 2πx। तो ये फोर्स हो गई म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π इंटीग्रल ऑफ dx by x, लिमिट इज फ्रॉम a to a plus l। तो ये सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π, 1 बाय x का इंटीग्रल आप log x लिख सकते हैं फ्रॉम a to a। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, so it's mu naught I1 I2 by 2π, it's log of a plus l minus log a। बस ऐसे आप फोर्स कैलकुलेट कर लोगे दोनों का। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। और इसे आप डायरेक्टली ना ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये log a माइनस log b को log of a by b। So f is mu naught I1 I2 by 2π, it's log of a plus l divided by। चलिए भाई आज यही छोड़ दें, फ्राइडे से कॉन्टिन्यू। डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा, बिल्कुल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स।